हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ द वीक इज इंडिया चाइना फेस ऑफ ऑन 15 जून। तो 15 जून इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में किस तरह से वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई और इसमें हमारे देश के 20 जवानों की जान चली गई, वो शहीद हो गए। तो इससे पूरा देश मातम पे छाया हुआ है। लेकिन अब इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, दैट इज़ हाउ मेनी सोल्जर्स वर रिलीज बाय चाइना ऑन 18 जून आफ्टर द वायलेंट फेस ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स। तो इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में जो 15 जून को वायलेंट फेस ऑफ हुई थी, तो उनमें जो है कुछ सोल्जर्स को चाइना ने कैप्चर कर लिया था, चाइनीज सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिए थे, उन्हें डिटेन करके रख लिया था। तो उनमें से 10 इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने जिन्हें डिटेन किया था उन्हें चाइना ने रिलीज़ किया आफ्टर इंटेंस नेगोशिएशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि दैट ऑन 15 जून के रात को इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में एक वायलेंट फेस ऑफ होती है, कन्फ्लिक्ट होती है। और इस कन्फ्लिक्ट में जो है हमारे देश के लगभग 20 सोल्जर्स मारे जाते हैं गलवान वैली में। और ये जो क्लास है इसे कंपेयर किया जा रहा है 1967 के क्लास से कि ये उससे भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उस समय नाथुला सेक्टर्स में इंडिया के लगभग 80 सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन चाइना के 300 चाइनीज़ आर्मी पर्सनल्स वर किल्ड इन द कन्फ्रंटेशन। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि भारत के सोल्जर्स तो मारे गए लेकिन चाइना के नहीं। और चाइना के तरफ से ये कहना है कि ये सारे जो कुछ हुआ एक्टिविटी गलवान वैली में, इसके लिए इंडियन सोल्जर्स रेस्पॉन्सिबल है। वो चाइनीज़ सोल्जर्स की गलती को मानते ही नहीं है, जबकि चाइनीज़ सोल्जर्स ऑलरेडी पहले से रेडी थी किसी भी तरह के इंटेंशंस को लेकर कि वो किसी भी वक्त भारत के सोल्जर्स पर अटैक कर सकते हैं। भारत के सोल्जर्स के ऊपर उन्होंने रॉड से अटैक किया, हालांकि कोई गोली नहीं चली, दोनों साइड से सोल्जर्स के बीच में हाथापाई हुई, लेकिन हमारे देश के 20 जवान तो शहीद हो गए। और इससे बड़ी दुख की बात हम लोगों के लिए और क्या होगी। तो खैर, अभी सिचुएशन को किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाए, इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से ही डिप्लोमेटिक टॉक चल रही है कि चाइना के सोल्जर्स कम से कम पीछे चले जाए, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स अभी भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टिकी हुई है और वो पीछे नहीं जा रही है। और इस एरिया को चाइना जो है आज से नहीं बल्कि 1962 से कैप्चर करना चाहता है। चाइना ने ऑलरेडी इस पर स्ट्रैटेजिक अक्षय चीन एरिया में स्ट्रैटेजिक बॉर्डर रोड बना के रखा है। 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर अक्षय चीन एरिया, लद्दाख के और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, जिसे नेपा के नाम से जाना जाता है, इस जगह से जो है इन दोनों ही एरिया पे भारत पर उन्होंने 1962 के अक्टूबर महीने में अटैक किया था। लेकिन बाद में नवंबर में चाइना ने सीज फायर करके जो है इसे रोक दिया था। लेकिन चाइनीज सोल्जर्स जो है बार बार भारत के जो है टेरिटरीज पर, भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती है जिससे जो है हमारे देश के बॉर्डर पर खतरा मंडराता ही रहता है। India elected as a non-permanent member of the UN Security Council. This is the most important news of this week, that India won the non-permanent member seat in the United Nations Security Council 8th time. तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सीट इस बार जो जीता है, दैट इज़ द 8th टाइम इंडिया ने इसे जीता है। और ये कितने सालों के लिए? फॉर द 2 years term, and this election was held on when? This election was held on 18 June 2020. और इंडिया ने कितने वोट्स जीते हैं? तो इंडिया गॉट्स 184 वोट्स आउट ऑफ 193. तो 193 इज़ व्हाट? 193 इज़ एक्चुअली द मेंबर। तो 193 मेंबर्स है किसके? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो यूनाइटेड नेशन के 193 जनरल असेंबली मेंबर्स जो है उन्होंने वोट, उनमें से 184 वोट्स जो है इंडिया को मिला। लेकिन जिस समय वोटिंग हुई जिस दिन, उस दिन केवल 192 कंट्रीज़ ने
वोट दिया और उन 192 में इंडिया को 184 वोट्स मिले हैं। और इंडिया जो है इस बार जो कैंडिडेट है फॉर नॉन परमानेंट सीट्स के लिए वो थी एशिया पैसिफिक रीजन से। और ये टेन्योर इंडिया का कब से कब तक का होगा? टेन्योर इंडिया का होगा 2021-22 के लिए, यानी 2 इयर्स का टेन्योर। और ये टेन्योर स्टार्ट हो रही है जनवरी 1 2021 को। अब इंडिया के अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ जिन्होंने इस नॉन परमानेंट सीट्स के इलेक्शंस को जीता है वो है आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे। इसके अलावा एक कंट्री ऐसी भी है जिसने इलेक्शन को लॉस्ट किया है, दैट इज़ कनाडा। एंड टू बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इट रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द सीट। तो इंडिया को या फिर किसी भी नॉन परमानेंट मेंबर, किसी भी कंट्रीज़ को अगर वो नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कर रही है तो उसे 1/2 वोट चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द वोट टू वॉन द इलेक्शन। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ द 2/3 मेजोरिटी? दैट इज 128 वोट, बट इंडिया गॉट्स 184 मीन्स दिस मीन्स इंडिया ऑलरेडी got more than that, and India become the first time member of the UN Security Council non-permanent member in the 1950-51। तो इंडिया इस बार 8 टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर बन रही है। लेकिन इसके पहले सबसे पहली बार इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर कब बनती है? इट इज़ इन 1950-51। और 1950-51 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज जवाहरलाल नेहरू। उनके टाइम पे इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट होल्ड करती है। अब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स कितने हैं और उनका कंपोजिशन क्या है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है और ये 15 मेंबर्स में 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। एंड दी 5 परमानेंट मेंबर्स आर यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिस समय से यूएन बना है उस समय से ही यूएन में ये 5 परमानेंट मेंबर्स है, एक्सेप्ट रशिया। रशिया जो है उस समय जो यूएसएसआर जो पहले थी यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसका सक्सेसर है रशिया। और रशिया जो है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर बनती है। अब ये हो गए 5 परमानेंट मेंबर्स। अब 5 परमानेंट मेंबर्स को कौन सा प्रिविलेज मिलता है? क्योंकि इनको तो अब हर साल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इयर्स में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर द परमानेंट मेंबर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज इनकी है इनकी परमानेंसी, कि ये परमानेंट है। तो परमानेंसी इनका जो फिक्स है ये, और इसके अलावा इन्हें मिलता है नेक्स्ट एडवांटेज वेटो पावर। तो ये वेटो पावर एक्चुअली क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव वोट। अब ये नेगेटिव वोट क्या है? नेगेटिव वोट का मतलब मान लीजिए कि कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास होना है, लेकिन इनमें से इन 5 में से कोई भी एक कंट्री उसके अगेंस्ट में अगर वोट देती है, अगर उनके अगेंस्ट में वोट देती है, तब क्या होगा कि इन्हें उस रेजोल्यूशन को वहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, उसे वो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इनके पास में कि ये किसी भी चीज़ को, किसी भी रेजोल्यूशंस को रोक सकते हैं अपने वेटो पावर को यूज़ करके। अब इसके अलावा अब बात करते हैं कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन इलेक्ट करते हैं। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं 2 इयर्स के लिए। और ये जो 2 इयर्स के लिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन होता है, तो हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है 5 नॉन परमानेंट्स को इलेक्ट करती है 10 में से। तो हर साल कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं? हर साल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है कहाँ से इनको इलेक्ट किया जाता है? तो ये जो सीट है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का, ये रीजन्स वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब रीजन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से 5 सीट्स जाती है अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ को, और इसके अलावा 1 सीट जाती है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, 2 for the Latin American and Caribbean countries, and the 2 for Western European and the other countries. Now question arise, why this arrangement? तो why this arrangement is only because कि UN को पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। UN को किसका रिप्रेजेंटेटिव बनाना है? UN को पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। इसलिए क्या है कि पूरे वर्ल्ड से उनके रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हर पार्ट से रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो इसलिए क्या है कि इस सीट को रीजन वाइज डिवाइड किया गया है।
और एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो 2 इयर्स के बाद में, टेन्योर्स के बाद में फिर ये री इलेक्ट इमीडिएटली नहीं हो सकते हैं। यानी ये साइकिल जो है टर्न वाइज घूमता रहता है कि 2 इयर्स के बाद में दूसरे को सीट मिलेगी, इमीडिएटली वो री इलेक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि दूसरे कंट्रीज़ को भी अपनी बातों को रखने का मौका मिले, दूसरे रीजन्स में जो प्रॉब्लम्स है उनको भी वो यूनाइटेड नेशन में हाईलाइट कर पाए और यूएन को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए ये सारी रिफॉर्म्स यूएन में किए गए हैं। अब बात करते हैं इंडिया जो है, इंडिया की वैकेंसी कहाँ से थी? एशिया पैसिफिक से थी। तो एशिया पैसिफिक में कितने कंट्रीज है? तो एशिया पैसिफिक में आपका आ जाता है 55 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड चाइना। अमंग द फॉलोइंग इन विच सिटी अ न्यू कंप्लीट लॉकडाउन बिगिन? ऑप्शंस आर कोलकाता, चेन्नई, रायपुर एंड दिल्ली। तो इनमें से करेक्ट आंसर है चेन्नई। चेन्नई में 19 जून यानी आज से जो है कंप्लीट लॉकडाउन लॉन्च किया गया है। तो चेन्नई में के अलावा तमिलनाडु में तिरुवल्लुर, कांचीपुरम एंड चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से 12 डेज के लिए कंप्लीट लॉकडाउन जो है लॉन्च किया गया ताकि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को रोका जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो पैसेंजर्स आ रहे हैं ऑन फ्लाइट फ्रॉम महाराष्ट्र, दिल्ली एंड गुजरात से सपोज टू गो थ्रू द कोविड-19 टेस्ट, इन सभी को कोविड-19 टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है अभी स्टार्ट होने में टाइम है। और इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं कमिंग थ्रू द वंदे भारत मिशन फ्लाइट, वंदे भारत मिशन फ्लाइट के तहत विदेशों में जो भारत के नागरिक रह रहे हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो इन सभी को ऑल ऑफ हैव टू गो थ्रू द कोविड-19 टेस्ट एंड देन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर 7 days. Now the last question, which country ranked top in the worldwide education rank for the future index, that is WEFFI 2019. So friends, this is the last question which is the revision question. So options are Sweden, Finland, New Zealand and none of the above. तो किस कंट्री ने वर्ल्ड में टॉप किया इन द वर्ल्ड वाइड एजुकेशन रैंकिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है, फिनलैंड ने टॉप किया इन द वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग रैंक फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। तो दूसरी तरफ स्वीडन जो है उसने सेकंड पोजीशन होल्ड किया और इसके अलावा न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड को थर्ड पोजीशन मिलता है इन द वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग रैंक फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।